नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। खबर खटीमा जिले के उधम सिंह नगर से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगला स्थित निजी आवास में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार सुबह लोहिया हैंड कैम्प कार्यालय पहुंचकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को भी विस्तार से सुना एवं उन समस्याओं के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को फौरन दिशा निर्देशित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने आगामी कार्यक्रम के लिए देहरादून रवाना हो गए। खबर देहरादून से है। भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर के घर में गौ पूजन के साथ धूमधाम से गोवर्धन पर्व मनाया गया। कार्यालय में कैंट विधायक सविता कपूर एवं किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं आज के दिन ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मैं बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे। और ये तो माता है, ये सभी को दूध पिलाती है। और इसके गोबर से जो हम कृषि प्रधान देश, आज जो हम श्री अन्न मिलेट्स पे और प्राकृतिक जैविक खेती पे जा रहे हैं, वो इसी से संभव है। और आर्थिक रूप से अगर जो हम भारत जो 5वीं शक्ति बना और माननीय नरेंद्र मोदी ने 3rd टर्म में तीसरी महाशक्ति बनने के लिए एक आह्वान किया, तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं गांव खेत के रास्ते से ही बन के जाएगी। और उसमें हमारा गौ संवर्धन और गौ वंश का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं समस्त देशवासियों से ये निवेदन करूंगा कि इस गौ वंश की रक्षा करें। खबर नैनीताल से। देश भर में गोवर्धन पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। नैनीताल के मल्लीताल गौशाला में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की महिलाओं ने गाय पूजा अर्चना कर गाय का भोग लगाया। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन घरों में एवं मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। भगवान खुद गोवर्धन रूप का, गाय के गोवर्धन के रूप में भगवान खुद वहाँ पर अवतरित हो गए और सारी पूजा उन्होंने ग्रहण की। और उसके बाद इंद्र ने फिर क्रोध किया, बारिश इतनी बरसा दी कि बिल्कुल बहुत त्राही हो गई, बहुत ज़्यादा। फिर भगवान ने अपनी एक छोटी सी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा के पूरे ब्रिज की रक्षा की। तो उसी दिन से गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। इसका महत्व यह है कि यह गोवर्धन पूजा गाय की पूजा की जाती है। इंद्र के घमंड को सूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने तर्जनी अंगुली में धारण किया हुआ था। इसी वास्ते ये पर्व दिवाली के महत्व में महालक्ष्मी के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गाय की पूजा होती है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवता होते हैं और गाय से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। गाय से दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया और गाय के गोबर से खाद। खबर सितारगंज से। सितारगंज किच्छा रोड स्थित सनातन मंदिर में अन्नकूट व गोवर्धन पूजा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में गोवर्धन पर्वत सजाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। इसके बाद अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। सनातन धर्म मंदिर में मंगलवार को सर्वप्रथम श्रद्धालुओं ने गोवर्धन पर्वत सजाकर पूजा अर्चना की। दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट होता था, अब के 2 तारीख को अन्नकूट हो रहा है। ये हमारी सनातन धर्मियों की और हमारे समाज की पूरी मान्यता है कि इस दिन अन्नकूट का प्रसाद बढ़ता है और प्रसाद लेके भी जाते हैं और बैठ के खिलाया भी जाता है। ये हमारी एक सनातन धर्म की परंपरा बनी आ रही है, जो बनती रहेगी। खबर हरिद्वार से है। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को हरिद्वार स्थित हरिहर आश्रम में जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। कबीना मंत्री ने उन्हें ज्योति पर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी।
खबर नैनीताल से है। दीपावली की छुट्टियों के चलते रोवर नगरी नैनीताल में दिन भर पर्यटकों की भीड़ से रौनक बनी हुई है। पर्यटक व्यवसाय से जुड़े सभी कारोबारी काफी व्यस्त नजर आए। पर्यटकों के साथ ही पर्यटक वाहन की भी संख्या बढ़ने से नगर में सभी मार्गों में दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। बहुत अच्छा लगा, बोटिंग तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वेदर भी यार ठीक ही है। इस बार तो ज़्यादा ठंडा नहीं है अभी तक। नैनीताल के रोड थोड़ा जैम हो जाता है, ये कल आने के टाइम बहुत टाइम लग गया। अदरवाइज इट्स ऑल आर वेरी गुड। एंजॉय किया है इन सारी चीज़ों हाँ, यस यस। अच्छा वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा वेदर है और हमें आके बहुत खुशी मिली है जी। यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। क्या कहेंगे नैनीताल आने वाले पर्यटकों? सबको यहाँ आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। बहुत साफ मौसम है, खुला है और बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोग आए तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। कितना एंजॉय किया परिवार के साथ? बहुत ज़्यादा। बोटिंग में भी अभी मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय करा है। सारी चीज़ें अच्छी है, खाना भी यहाँ का अच्छा है, तो अच्छा लगा यहाँ आकर। वेदर भी बहुत अच्छा है। दीपावली की ये 3-4 दिन की छुट्टियां पड़ी हुई है और लगभग एक हफ्ता गुजराती कस्टमर भी चलता है और कल से सैटरडे से बहुत अच्छा काम चल रहा है। जैसे हमारा पूरा मई जून में सीज़न में काम होता है वही काम अभी चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि 8-10 दिन और ये काम खींचेगा और बोट वालों की जो है रोजी रोटी का अच्छा अवसर मिलेगा इसमें। पर्यटन कारोबार को अच्छा बूम मिला है इस दौरान? कल से तो बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और देखो आगे आने वाले समय में हम सोच रहे हैं कि 10 दिन तो गुजराती कस्टमर चलता है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। देहरादून के नया गांव स्थित गौशाला में गोवर्धन पूजा के अवसर पर गौ माता की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें गुड़ और चना खिलाया। उन्होंने कहा कि इस पर्व पर हम भगवान श्री कृष्ण की महिमा को याद करते और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। खबर गदरपुर से है, जहां नशे के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। 5 नवंबर दिन मंगलवार को चक्की मोड़ पर पदयात्रा में सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से शामिल होने की अपील की है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्षेत्र में युवा वर्ग नशे का आदी होते जा रहे हैं और कुछ सफ़ेद पोश लोग इससे शामिल हैं, इसलिए मैं आम लोगों को जागरूक करने के लिए 5 नवंबर के दिन मंगलवार को 10:30 बजे चक्की मोड़ से पदयात्रा निकाल कर राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर के सामने स्वर्गीय पुलिंग कुमार विश्वास जी के स्टैचू के समक्ष पदयात्रा का समापन करूंगा। वर्तमान हालात में जो नशे के कारोबारी हैं, जो तस्कर हैं, इनके बिछाए हुए जाल में, नशे के जाल में विशेष तौर पे अफीम, स्मैक, इस जाल में हमारे युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं और दिशाहीन होकर उनका जीवन चौपट हो जा रहा है। और इसके लिए सरकारी मिशनरी भी अपनी क्षमतानुसार काम कर रही है रोकने के लिए। खबर विकासनगर से है। कालसी थाना क्षेत्र अंतर्गत टोंस नदी में 14 वर्षीय किशोरी डूब गई, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। शुक्रवार को घंटों की मशक्कत के बाद शनिवार सुबह एक बार फिर रेस्क्यू टीम ने हरिपुर क्षेत्र से लेकर डाक पत्थर बैराज डैम तक मोटर बोट और गोताखोरों की मदद से लापता हुई लड़की की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। बता दें कि अपने 6 साथियों के साथ सहस्त्रधारा मंदिर दर्शन करने और 14 वर्ष ये नेहा शाही टोंस नदी पार करते समय पैर फिसलने से नदी में पानी में डूबकर लापता हो गई, जिसकी तलाश में स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ डाक पत्थर की टीम लगातार प्रयास कर रही है। कि कोई एक लड़की डूब गई है कालसी थाना क्षेत्र के अंदर टोंस नदी में। उस एवज में हम सर्चिंग में गए थे, तो कल तो हमें कोई सफलता नहीं मिली थी।
फिर आज उसी एवज में हमने सुबह सर्च अभियान चलाया है। तो अभी तक सर्च अभियान चल ही रहा है, अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली। अभी संभावित जगह पे हमने टाइमिंग वगैरह और बैराज तक अभी सर्चिंग चल रही है। कितने लोग थे और कहाँ जा रहे थे लोग? ये 6 लड़कियों का ग्रुप था इनका। ये नदी क्रॉस कर रहे थे और सामने एक मंदिर है, वहाँ जा रहे थे। लेकिन ऐसे ही अपने सही लोगों के साथ मिलकर मंदिर में जा रहे थे। शिव मंदिर है संसद है, वहाँ जाते हुए उन्होंने नदी क्रॉस करते हुए डूब गई। उसके बाद क्या हुआ, कल से ढूंढ रहे हैं, कोई पता नहीं लगा। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली पुलिस ने सिडकुल की बजाज कंपनी के कर्मचारी नीरज पंत की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी चंदन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक का लूटा हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया है। हल्द्वानी निवासी नीरज पंत पंतनगर सिडकुल स्थित बजाज मोटर्स में कार्यरत थे। 28 अक्टूबर को नीरज के हल्द्वानी से कंपनी जाने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन वो कंपनी नहीं पहुंचा। गुरुवार को उसकी लाश किच्छा कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर के पास मिली थी। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे। नीरज की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी का सहारा लिया और हत्या आरोपी चंदन चौधरी पुत्र मोतीलाल चौधरी निवासी खेड़ा वार्ड 19 रुद्रपुर को गिरफ्तार कर लिया है। किच्छा थाने में सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची और उस डेड बॉडी को गड्ढे से बाहर निकाला। उसके फोटोग्राफ्स के मिलान के द्वारा और थानों में प्राप्त सूचना के द्वारा ये पता चला कि ये लड़का नीरज पंत हल्द्वानी का रहने वाला है और सिडकुल के बजाज फैक्ट्री में काम करता है और ये 28 तारीख से ये लड़का अपने घर नहीं पहुंचा। और पूछताछ करने पर पता चला कि ये शराब पीता था और जिस दिन फैक्ट्री में जाना था उस दिन फैक्ट्री में नहीं गया और अपने यार दोस्तों के साथ शराब पीने लगा। शाम को इसने और अपने 2-3 लोगों के साथ शराब पी, जिसकी जानकारी हमें कैमरे से प्राप्त हुई है, जो कंट्रोल रूम में सब इंस्पेक्टर के द्वारा देखा गया। उत्तराखंड सरकार युवा नीति में संशोधन करने के लिए न सिर्फ आगे बढ़ चुकी है, बल्कि 12 जनवरी को इसे लागू किया जाना तय माना जा रहा है। शासन युवाओं को स्किल्ड बनाकर रोजगार उन्मुख बनाना चाहता है। इसके लिए IIT रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU भी साइन किया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि राज्य में के 35 युवाओं को जापानी कंपनियों ने जॉब के ऑफर किए हैं। प्रदेश सरकार की युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक तैयार होने वाली युवा नीति सीमावर्ती जिलों के साथ ही दैवीय आपदा प्रभावित OBC व दलित व EWS वर्ग के युवाओं के लिए भी अवसर उपलब्ध करवाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। पूरे देश की तरह उत्तराखंड राज्य में भी युवाओं की संख्या कुल आबादी 1.22 करोड़ में लगभग 21.9% युवा हैं। प्रदेश में वर्ष 2011 में युवा नीति बनाई गई थी। इस नीति में युवाओं को 2 आयु वर्ग में 14 वर्ष आयु वर्ग और 35 वर्ष से कम आयु वर्ग का एक और अलग वर्ग बनाया गया था। तय नीति के तहत इन दोनों वर्गों के युवाओं के सर्वांगीण विकास का खाचा खींचा गया था, लेकिन इसके अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो सके। इसलिए वर्तमान धामी सरकार नए सिरे से युवाओं के लिए नीति निर्धारित करना चाहती है। पहाड़ में रोजगार के अवसरों का हमेशा से अभाव रहा है। इससे जरूरी माना जा रहा है कि युवाओं में कौशल विकसित किया जाना चाहिए। इसी तरह दूसरे आयु वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के साथ ही देश के विकास में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके लिए युवाओं के विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं के साथ ही सेवा योजना और प्रशिक्षण, शिक्षा, खेल व स्वास्थ्य आदि विभागों को सामूहिक जिम्मेदारी सौंपा जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि संबंधित विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी के चलते अमल में लाई जा रही युवा नीति अपने उद्देश्य में सफल नहीं। यही कारण रहा कि कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र ने भी सभी देशों से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कुछ बिंदुओं पर काम करने की सलाह दी है। इसी के आधार पर UNDP के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संस्थानों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से विचार विमर्श किया था।
अब इसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रोजगार न मिलने से पलायन करना उत्तराखंड वासियों की नियति रही है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 से 2022 तक उत्तराखंड से 3.3 लाख लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदेश के हमारे जो युवा हैं उनके संदर्भ में उनकी चुनौतियों को जानना है, तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको और अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत भी होता है। और निश्चित रूप से आज के इस बैठक में इस बात की समीक्षा भी की गई है कि हम लोगों ने जो यूथ पॉलिसी कमीशन डिपार्टमेंट ने बनाई है या नियोजन डिपार्टमेंट ने जो बनाई है, उसमें यूथ चाहे वो हमारे पहाड़ के हों, चाहे हमारे सीमावर्ती हों, चाहे हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से आते हों, और चाहे हमारे मैदानी क्षेत्र के हमारे यूथ हैं, तो उनसे कितना आप लोगों का संवाद रहा है, इसकी भी आज समीक्षा की गई है। यह सभी राज्य के अलग अलग 92 प्रखंडों 6436 गांवों के बाशिंदे थे। रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित लोगों ने स्थायी रूप से अपना घर भले नहीं छोड़ा। इन 72 प्रखंडों के 2067 गांवों के 28,631 लोग स्थायी रूप से प्रदेश के बाहर जा चुके हैं। चौंकाने वाले आंकड़े यह हैं कि इस अवधि तक होस्ट विलेज की संख्या 1792 हो गई है। इसमें टिहरी के 9, चंपावत के 5, पौड़ी व पिथौरागढ़ के 3 और अल्मोड़ा व चमोली के 2 गांव शामिल हैं। माना जाता है कि 2008 से 2018 तक 70.3% की तुलना में 2018 से 2022 के बीच 76.9% लोगों ने इस राज्य के भीतर पलायन करते हुए प्रवास किया है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हल्द्वानी के कुसुम खेड़ा से है, जहां परिजनों ने उजाला हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही से मरीज की मौत होने का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक प्रबंधन की मनमानी की वजह से अस्पताल में योग्य चिकित्सकों की चिकित्सा सुविधा का अभाव है। इसी वजह से यह इलाज के लिए भर्ती कराए गए मरीजों की मौत हो गई। हल्द्वानी में लुटेरों का अड्डा बन गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। लगातार एक तरफ जहां धन सिंह रावत बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, कहीं ना कहीं जो हल्द्वानी में लगातार जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं, किस तरह वो लोगों को, भोली भाली जनता को यहाँ पे लूटा जाता है। तो देख सकते हैं एक डॉक्टर की वजह से ही जहाँ पे लगातार जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ उनके परिजन हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या मामला था, क्या आपने कहाँ दिखाया था और डॉक्टरों ने लास्ट में आपसे क्या कहा? ऐसा है, हमारा क्या कहते हैं भाई 25 तारीख को पानी की टंकी से गिर गया। उसको हम जल्दी में हमारे नज़दीकी अप्रोच सेंट्रल हॉस्पिटल थी, वहाँ हम ले गए। उसके सर में चोट आई थी, सर की चोट का उजाला सेंट्रल हॉस्पिटल, उसमें ले गए थे। उनने सर की चोट का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सही रहा, ऑपरेशन में दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या था, इनने उसको वेंटिलेटर में रखना उसके इनके लिए ज़रूरी था, तो इन्हें वेंटिलेटर में रखा। और उसको जो है इनके डेली इनके CT स्कैन हुए, लेकिन उसको जो है निमोनिया शुरू में जनरेट हो गया और इनने निमोनिया का इलाज नहीं करा। 30 तारीख को जब इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, हमने हॉस्पिटल में हल्ला गुल्ला करा। उसके बावजूद इनने हमसे कहा हमारे पास चेस्ट का डॉक्टर नहीं है, आप दूसरी जगह दिखा लो। और इनके हॉस्पिटल में ऑलरेडी चेस्ट के डॉक्टर, नाम थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा हूँ, कोई थ्रू गोयल है, कोई उसका बोर्ड लगा हुआ है। हमको वहाँ गुमराह इतना ज़्यादा किया गया कि हमारी खुद मेरा कजन एक डॉक्टर है, वो भी राउंड में वहाँ अंदर आता था, उसने छुट्टियाँ तक ली अपनी। इन लोगों ने कोई भी दवाई के पर्चे नहीं दिखाए उसको, सारी इनने जैनिक दवाइयाँ चलाई है। वो बाद में कह रहा है सारी जैनिक दवाई चली है। जो दवाई 100 रुपये की होती है, उस दवाई को 1000 रुपये में बेचते हैं। जो ये उजाला अस्पताल है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, ये अस्पताल नहीं, ये एक तरह का बूचड़ खाना। हमारे पहाड़ के लोगों को चूतिया बना के यहाँ गुमराह किया जाता है। ये कोई भी किसी भी तरह के अस्पताल नहीं है। सरकार का इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये कोई भी किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा अपने आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी ये प्राइवेट निजी अस्पताल हैं, इन पे अपना नियंत्रण रखा जाए।
तो देख सकते हैं साफ तौर पे जिस प्रकार से लगातार जो हॉस्पिटल को लेकर घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर ना होने की वजह से हॉस्पिटल तो खोल दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जो बिल है वो लगातार बढ़ते रहता है। जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ 1500 रुपये की मिलती है, उन्हीं को दवाइयों को 15,000 की 16,000 की हॉस्पिटल द्वारा लगाया। क्या ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई हो पाएगी? क्या प्रशासन ऐसे लोगों पे कोई सख्त कार्रवाई करेगा? ऐसे हॉस्पिटल पे कोई सख्त निर्देश दिएगा, या खाली जो हॉस्पिटल है उन पे लूट का अड्डा लगातार बढ़ते रहेगा? दीपक अधिकारी, के न्यूज के लिए, हल्द्वानी। खबर नैनीताल से है, जहां बिना किसी प्रचार प्रसार के बावजूद नैनीताल की नमकीन इस कदर मशहूर हो गई है कि लोग इसके दीवाने हो गए। जिसने नैनीताल की नमकीन का स्वाद चखा वह भले ही महानगरों के में बस चुका हो, लेकिन नैनीताल आने जाने वाले अपने परिचितों से नमकीन मांगना नहीं भूलता। इसके मशहूर होने का एकमात्र कारण इसका बेजोड़ स्वाद। नैनीताल की नमकीन के जो दीवाने हैं उसके सामने या हल्दीराम व बीकानो जैसे ब्रांडों से भी टक्कर देती नजर आ रही है। क्योंकि फेमस नमकीन है, यहाँ का स्वाद और जगह नहीं मिलता जैसा यहाँ का स्वाद होता है। यहाँ का स्वाद में अलग बहुत बढ़िया है, स्वाद बहुत बढ़िया है। और जगह आप नमकीन खाओगे और हर जगह का अपना अपना टेस्ट, जैसे नैनीताल की नमकीन फेमस है तो यहाँ का अलग ही स्वाद मिलेगा उसमें। अब आजकल तो इन्होंने आलू वाली नमकीन भी बना रही है, वो भी बहुत बड़ी स्वादिष्ट है। हाँ, इंडिया में ही नहीं भारत के अलावा भी फॉरेन के लोग भी आ रहे हैं यहाँ की नमकीन खाने। वो नमकीन हम अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ से भेजते हैं और देश विदेश तक भी ये नमकीन जाती है और इसका स्वाद बहुत लाजवाब है और ये होममेड नमकीन है, तो ये बहुत ज़्यादा लोग लाइक भी करते हैं। और इवन अब मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ पर टूरिस्टों का भी तांता लगा रहता है और ये हमेशा एक नामित दुकान जो है नैनीताल में हो गई है। भैया, इस व्यवसाय को स्थापित करने में तकरीबन 70 साल लगे हैं। 70 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी ने इस कारोबार को शुरू किया था और आज की तारीख में हमारे परिवार के हमारे भाई बंधु उन्होंने भी दुकान खोली है नमकीन की, वो भी काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। और सामने हमारे प्रतिद्वंदी हैं ठाकुर नंदन सिंह बिस जी, उनकी कारोबार भी काफ़ी अच्छा है। तो नमकीन के जो है हम सब लोग सामूहिक रूप से जो उत्पादन करते हैं उसको देश विदेश में सभी लोग पसंद करते हैं। दिवाली में जो है मैं फुर्सत नहीं रही, इस बार नमकीन का जो उत्पादन था हमने पहले से ही बढ़ा के किया है। रोज़ाना प्रतिदिन हम नमकीन बनाते हैं और बाकी सब लोग भी, तो कारोबार काफ़ी अच्छा रहा। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।